एक सवाल जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है, क्या हमारा ब्रह्मांड सच में अनंत है? जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, क्या वही पूरी सच्चाई है? या फिर अनंत होने का ये जो आइडिया है, ये सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसा धोखा जिसे हम सदियों से सच मानते आ रहे हैं? अच्छा, इस बड़े सवाल को समझने के लिए ना एक बहुत छोटी सी चीज से शुरुआत करते हैं। जरा इस मोबियस स्ट्रिप को देखिए। पहली नजर में इसके कितने साइड्स लगते हैं, 1 या 2? लगता तो यही है कि 2 होंगे, है ना? पर मजे की बात ये है कि इसका सिर्फ एक ही साइड है। अगर हम इसके एक तरफ से कोई लाइन बनाना शुरू करें, तो बिना पेन उठाए हम इसकी पूरी सतह पर घूमकर वापस उसी जगह आ सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा नजरों का धोखा है, एक इल्यूजन। और बस यही छोटा सा धोखा हमें उस बहुत बड़े सवाल पर वापस ले आता है, क्या हमारा ब्रह्मांड भी अनंत होने का सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले गणित की एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी को दूर करना होगा, और वो है जीरो की कहानी, या कह लें शून्य की समस्या। आपने कभी सोचा है कि जब 2 शीशे आमने सामने रखे जाते हैं तो उसमें अनगिनत इमेजेस क्यों दिखती हैं? इसके पीछे का मैथ कहता है कि प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला है 360 को शीशों के बीच के एंगल से डिवाइड करना। अब समानांतर शीशों के लिए ये एंगल 0 होता है, तो इक्वेशन बन जाती है 360/0। हम सबको स्कूल में यही सिखाया गया है ना, कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो जवाब आता है इन्फिनिटी। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। असली मैथमेटिक्स के हिसाब से ये जवाब सही नहीं है। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर इन्फिनिटी नहीं आता, बल्कि उसका जवाब होता है नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। तो फिर ये अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड है क्या भला? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि इस सवाल का कोई एक पक्का जवाब है ही नहीं। सोचिए, 10 को 2 से भाग दें तो 5 आता है। क्यों? क्योंकि 2 गुणा 5 10 होता है, सिंपल। पर 1 को 0 से भाग दें तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसे 0 से गुणा करने पर 1 आ जाए। इसीलिए कोई एक जवाब तय ही नहीं हो सकता, ये अपरिभाषित है। तो बात ये है कि अगर हमारे बेसिक मैथ में भी इन्फिनिटी नहीं है, तो फिर असली इन्फिनिटी है कहाँ? क्या ये हमारी फिजिकल दुनिया में मौजूद है? इस सवाल का एक बहुत पुराना और बहुत दिलचस्प जवाब हमें मिलता है एक ग्रीक फिलोसोफर ज़ेनो के एक पैराडॉक्स में। ज़ीनो का तर्क बड़ा सीधा था। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो पहले आप आधी दूरी तय करेंगे, फिर बची हुई दूरी का आधा, फिर जो बचा उसका आधा, और ये सिलसिला तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और इसका जवाब गणित के एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट में छिपा है, कन्वर्जिंग सीरीज। इसका मतलब ये है कि हाँ, ज़ीनो के कदम तो अनंत हैं, पर हर अगला कदम पिछले वाले से छोटा और छोटा और छोटा होता जाता है। तो ये सारे अनंत टुकड़े मिलकर भी एक फिक्स्ड दूरी ही बनाते हैं। जैसे आधा, फिर चौथाई, फिर 8वां हिस्सा, ये सब जुड़कर हमेशा एक के अंदर ही रहेंगे। मतलब अनंत भी एक सीमित दायरे में समा सकता है। चलिए, अब इस आइडिया को छोटे से निकालकर ब्रह्मांड के विशाल स्केल पर लेकर चलते हैं। क्या हम ब्रह्मांड को गिन सकते हैं? तो मिलिए गूगल से। नहीं, गूगल सर्च वाला नहीं, ये एक नंबर है, 1 के बाद 100 जीरो। इसे बस एक बेंचमार्क की तरह समझिए, एक बहुत बहुत बड़ी संख्या के लिए। तो सवाल ये है कि क्या हमारा ब्रह्मांड एक भूगोल से भी बड़ा है? देखिए, अगर हम अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब जितना ब्रह्मांड हम देख सकते हैं, उसके सारे एटम्स को गिने, तो वो नंबर होगा 10 की पावर 81। ये बहुत बड़ा नंबर है, नो डाउट। पर एक गूगल यानी 10 की पावर 100 के सामने ये कुछ भी नहीं है। जैसा कि देखा जा सकता है, हमारा पूरा ब्रह्मांड भी इस एक संख्या से कितना छोटा है। ये हमें एक बहुत दिलचस्प सोच पर लाता है। जरा कल्पना कीजिए, आप दुनिया के पहले इंसान हैं जिसने एक जहाज बनाया और पृथ्वी का साइज नापने निकले।
आप बस चलते जाएंगे और आपको हमेशा नया समंदर ही दिखेगा। बिना किसी सैटेलाइट के आप तो यही सोचेंगे ना कि पृथ्वी अनंत है। तो क्या हम ब्रह्मांड के साथ भी यही गलती कर रहे हैं? ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड फ्लैट और अनंत है, लेकिन मजे की बात यह है कि उनके अपने ही डेटा में कुछ ऐसे सुराग छिपे हैं जो एक बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं, एक फाइनाइट यानी सीमित ब्रह्मांड की कहानी। ये सुराग छिपा है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में। ये बिग बैंग से बची हुई गर्मी की एक तस्वीर है, समझ लीजिए। अब वैज्ञानिकों का जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है वो कहता है कि अगर ब्रह्मांड फ्लैट और अनंत है तो ये तस्वीर हर जगह एक जैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। लेकिन जब प्लैंक ऑब्जर्वेटरी ने असल में इसे देखा तो तस्वीर में कुछ गड़बड़ थी। उसमें तापमान के छोटे छोटे उतार चढ़ाव थे। अब ये जो अंतर था भविष्यवाणी और असलियत में, वो सुनने में बहुत छोटा लगता है, सिर्फ 0.4%, लेकिन कॉस्मोलॉजी में इतना छोटा सा अंतर भी सब कुछ बदल सकता है। तो इस 0.4% की गड़बड़ी का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि जो एनर्जी के धब्बे दिखे वो उम्मीद से थोड़े बड़े थे। अब ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि जब रोशनी हम तक पहुंची तो वो रास्ते में थोड़ी फैल गई हो, जैसे किसी लेंस से गुजर रही हो। और ये फैलाव इस बात का पक्का संकेत है कि ब्रह्मांड फ्लैट नहीं बल्कि स्फेरिकल है, यानी गोलाकार। और गोलाकार चीजें जैसे हमारी धरती हमेशा फाइनाइट होती हैं, अनंत नहीं। तो हमने देखा कि ब्रह्मांड शायद फाइनाइट है, पर क्या कोई ऐसी चीज है जो सच में अनंत के करीब है? शायद इसका जवाब हमें बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर मिलेगा, हमारे दिमाग में। ये कहानी है 2007 की, जब दो प्रोफेसरों के बीच एक बड़ी ही अनोखी शर्त लगी, बिग नंबर ड्यूअल। मकसद बस एक, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कौन बता सकता है। और इस मुकाबले को जीता ऑगस्टीन रेयो ने, और उनके नंबर का नाम पड़ा रेयोज नंबर। ये अब तक का सबसे बड़ा नाम वाला नंबर है। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे लिखने के लिए नहीं, सिर्फ इसे डिफाइन करने के लिए ही सेट थ्योरी के एक गूगल सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। सोचिए ये नंबर कितना बड़ा है। अगर आप इसे लिखना चाहें और हर डिजिट को लिखने में सिर्फ एक प्लैंक टाइम यानी समय की सबसे छोटी यूनिट भी लगाएं, तो भी इसे लिखने में 10 की पावर 48 साल लग जाएंगे। और लिखने से जो फ्रिक्शन पैदा होगा उससे इतनी गर्मी निकलेगी कि वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को पिघलाने के लिए काफी होगी। और बस यहीं पर आकर हम एक बहुत गहरे सवाल पर रुक जाते हैं। अगर इंसान के दिमाग में सोचा गया एक नंबर थ्योरी में ही सही पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की ताकत रखता हो, तो असल में ज्यादा बड़ा कौन है, ये ब्रह्मांड या इसे समझने की हमारी क्षमता?